गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का यूएनओ में विश्व शांति की स्थापना में यूएनओ के द्वारा कौन कौन से प्रयास जो हैं वो किए गए हैं, ये वाला टॉपिक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, प्रासंगिकता शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रासंगिक का मतलब ये होता है कि वर्तमान संदर्भ में इसकी क्या आवश्यकता है, क्या ये संगठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या इसकी कोई ज़रूरत आज के समय में है या नहीं है। देखो, आपको पता है कि यूएनओ जो है इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। मतलब जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से 1945 तक चला था, द्वितीय विश्व युद्ध। और इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूएनओ जो है उसको स्थापित किया गया था। उस समय के हिसाब से यूएनओ की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अधिक थी, लेकिन अब ये ऐसा माना जाता है कि 1991 के अंदर सोवियत संघ जो है उसका विघटन हो गया था। और उसके विघटन के बाद में जो एकमात्र हमारी जो महाशक्ति बची है, एकमात्र महाशक्ति वो बची है अमेरिका। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका जो है वो एकमात्र महाशक्ति बची। साथ ही साथ ये भी माना गया कि बहुत सारे विवाद इस समय पर हुए थे। अगर अपन 1945 से बात करते हैं, 1945 से 1970 तक का जो ये पीरियड रहा है, इस टाइम पर अगर अपन बात करें और उसके बाद में 1880 से लेकर के अगर 89 तक अपन बात करते हैं, तो इन टाइम पीरियड्स के अंदर बहुत सारे विवाद जो थे वो हुए थे। लेकिन ऐसा माना गया था कि यूएनओ जो है वो समय पर इन सभी विवाद जो है उनका समाधान नहीं कर सका। तो इसकी एक अपन स्टार्टिंग देखते हैं कि कैसे क्या कहा गया है कि इसकी प्रासंगिकता के बारे में। 45 से 70 के टाइम पीरियड में और 1980 से लेकर के 89 के दौरान बहुत सारे विवाद जो थे वो इस प्रकार के हुए जिनका हल समय पर नहीं हो सका। मतलब उन विवादों का जो निपटारा था वो सही समय पर नहीं हुआ। अगर अपन ईरान इराक युद्ध को देखते हैं तो ईरान इराक युद्ध जो है वो 10 साल से भी अधिक तक चला। मतलब 10 इयर्स तक ईरान और इराक के मध्य में युद्ध चलता रहा, यूएनओ की मौजूदगी में भी। तो ये एक इसकी एक खामी कही जा सकती है कि इसकी स्थापना के बाद में भी 10 इयर्स तक अगर कोई युद्ध चल रहा है तो वो इसकी बहुत बड़ी कमी है एक। साथ ही साथ आपको पता है जब शीत युद्ध का दौर था तो अमेरिका ने और सोवियत संघ ने अपना अधिकार जमाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। और इसी का एक उदाहरण था कि सोवियत संघ जो है उनके द्वारा अफगानिस्तान के अंतर्गत 10 साल तक अपना हस्तक्षेप उन्होंने रखा। मतलब 10 साल तक सोवियत संघ का हस्तक्षेप जो है वो अफगानिस्तान जो है उसके अंदर बना रहा। साथ ही साथ जो शीत युद्ध का जो काल रहा उसमें लगभग 100 ऐसे प्रमुख विवाद हुए जिनमें आप देखिए कम से कम 2 करोड़ लोग जो थे वो मारे गए। और यहाँ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें आपको पता है कि 15 मेंबर्स होते हैं सुरक्षा परिषद में, और 5 जो इसके स्थायी मेंबर्स हैं उनके पास में वीटो की पावर होती है। वीटो को हिंदी में निषेधाधिकार कहते हैं। मतलब किसी भी सैन्य कार्यवाही को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है वीटो का प्रयोग करके। और ये जो टाइम पीरियड रहा है, इस टाइम पीरियड में ये जो कंट्रीज़ है जो
स्थायी सदस्य जो थे सुरक्षा परिषद के, उन्होंने 279 बार जो है वो अपनी वीटो की शक्ति का, वीटो पावर जो है उसका प्रयोग किया और संयुक्त राष्ट्र को अपना कार्य करने से रोका। मतलब इतना अधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किया गया, क्योंकि कोई भी देश जो है वो सैन्य कार्यवाहियां जो है उनको आगे बढ़ने से रोक सकता है। तो अगर इतना अधिक बार इसका प्रयोग होगा तो यूएनओ अपना कार्य जो है वो सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा, और यही हुआ कि 279 बार वीटो का प्रयोग किया गया। फिर आज अभी जैसे मैंने आपको बताया कि शीत युद्ध का दौर जो है वो समाप्त हो चुका है। 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद में अमेरिका जो है वो एकमात्र महाशक्ति बचा था, और शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का विघटन, या अगर अपन देखें यूरोप के कुछ देशों में अस्थिरता या खाड़ी युद्ध जो है उनमें सफलता के बाद में भी सुदृढ़ राष्ट्र जो हैं उनको संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए अपना योगदान जो है वो करना चाहिए। और इसके लिए मतलब अपन ये कुछ सुझाव दे सकते हैं कि कैसे यूएनओ जो है उसको अधिक प्रासंगिक बनाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट चीज़ यही है कि जो भी शक्तिशाली कंट्रीज़ हैं जिनके पास पावर है वो अपना योगदान करके और इसमें सहयोग दे यूएनओ को अपने कार्यों के अंदर। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो सुरक्षा परिषद है, और सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रिकरण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अधिक से अधिक जनता जो है या अधिक से अधिक कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए, इसकी प्रतिनिधि। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि सुरक्षा परिषद के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि अगर अपन वर्तमान में देखते हैं तो इसमें सभी जो महाद्वीप हैं और जो प्रमुख शक्तियां हैं उनको इसमें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। बहुत ही कम सदस्य जो हैं उनको मेंबरशिप इसमें मिली हुई है, जैसे कि स्थायी सदस्यों की संख्या केवल 5 है और जो अस्थायी मेंबर्स हैं वो भी केवल 10 की संख्या में ही हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो शक्तिशाली जो राष्ट्र हैं उनको सुरक्षा परिषद के अंदर स्थान दिया जाए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि भारत है, जापान है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, उनको स्थायी सदस्यता जो है वो यूएनओ के अंदर प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही साथ जो गैर स्थायी मेंबर्स हैं उन गैर स्थायी सदस्य जो हैं उनको भी इसके अंदर उनकी भी जो सदस्य संख्या है उसके अंदर वृद्धि की जाए। जैसा कि कुछ विद्वान जो है उन्होंने इसके संदर्भ में सुझाव भी दिया है कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उनकी सदस्य संख्या को 15 से बढ़ा करके कम से कम 25 या 27 जो है वो अवश्य किया जाना चाहिए। ये आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है उसकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यूएनओ जो है वो एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो कि विश्व में शांति और सुरक्षा कायम कर सकता है, और अपन इसको एक तरीके से सफल भी मान सकते हैं अपने उद्देश्यों में, क्योंकि यूएनओ की स्थापना के बाद आज दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध से बची हुई है। अभी तक दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध नहीं झेलना पड़ा है। बस आवश्यकता इस बात की है कि इसके अंदर अधिक से अधिक कंट्रीज़ को प्रतिनिधित्व मिले, इसकी सुरक्षा परिषद के अंदर उनकी सदस्य संख्या को बढ़ाया जाए और शक्तिशाली राष्ट्र जो है उनको इसमें स्थान दिया जाए। तो इस टॉपिक के साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो यहीं एंड होता है। थैंक यू।